बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ टॉक में मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान फलक कादिर। आपको प्रोग्राम में वार्म वेलकम करती हूं। नाज़रीन, आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो कोविड से रिलेटेड ही बात करने जा रहे हैं, पर आप सबके लिए बहुत खुशखबरी है कि वैक्सीन आ गई है। और उससे भी अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान में जो है वैक्सीनेशन स्टार्ट हो चुकी है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन को प्रॉपर तरीके से स्टार्ट कर दिया। देयर आर अ लॉट ऑफ मिथ्स, स्टार्ट में बहुत सारी मिथ्स थी कि वैक्सीनेशन लगाने की वजह से जो है वो कोई बीमारी हो जाएगी, कोई डिसऑर्डर क्रिएट हो जाएगा, एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो नहीं होनी चाहिए थी। बट कंक्लूजन ये है कि जब भी वैक्सीनेशन मार्केट में आती है तो प्रॉपर तरीके से रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल होने के बाद, यानी कि सेफेस्ट ट्रायल्स होने के बाद, एनिमल ट्रायल्स, ह्यूमन ट्रायल्स, उसके बाद उसको आप मार्केट में इंजेक्ट करने के लिए अवेलेबल करते हो। तो इसके लिए आप थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आप वैक्सीन लगवाएंगे तो कोई प्रॉब्लम होगा या इसका कोई साइड इफ़ेक्ट होगा। बहुत मिनिमम अगर आपको कोई हल्का फुल्का किसी को होगा तो वो भी बहुत लाइट से ही होगा। इसी बारे में, यानी इस पूरे मैं अपने प्रोग्राम में इसी बारे में बात करने के लिए एक बहुत माहिर डॉक्टर को इनवाइट किया है जो हमें ये बात बताएंगे कि वैक्सीनेशन जो है वो किस तरीके से इंजेक्ट होगी, इसके साइड इफ़ेक्ट्स खुदा न खास हो सकते हैं या नहीं, या फिर जो है वैक्सीनेशन की क्या क्या मतलब किस किस तरीके से किन किन लोगों को पहले इंजेक्ट की जाएगी, मरहलावार किस तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। डॉक्टर साहब जो है बहुत फेमस भी हैं, हमेशा मेरे प्रोग्राम में आते हैं और भी चैनल्स पर आते रहते हैं और बहुत सारे लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इनकी स्पेशलिटी जो है वो रिस्पिरेटरी की है, एस्थमा एलर्जी में एक्सपर्ट्स हैं, पीडियाट्रिशियन भी हैं, बच्चों के जो है अमराज में जो है इनकी स्पेशलिटी है। मैं आपको डॉक्टर साहब से मिलवा देती हूँ। मेरे साथ प्रोग्राम में डॉक्टर इब्राहिम मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, वार्म वेलकम टू द प्रोग्राम। हाउ आर यू? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, शुरू से लेकर आखिर तक कोविड में आप हमारे साथ रहे। जब कोविड आया, यहाँ मौजूद नहीं था, पाकिस्तान में नहीं आया था, आउटब्रेक नहीं हुआ था, तब भी हम आपसे बात करते रहे थे। फिर जब कोविड आ चुका था तब भी हमने आपसे बात की। अब एक गुड न्यूज़ है कि वैक्सीनेशन की तरफ हम लोग जा चुके हैं। मेरा सबसे फर्स्ट एक सवाल जो हमारी सारे व्यूवर्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि वैक्सीनेशन के कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है। सबसे पहला सवाल मेरा ये। देखिए, जिसकी भी वैक्सीन जो भी वैक्सीन आप करवाते हैं, पहले तो ये सोचना है कि इफ़ेक्टिव कितनी है, और जितनी भी वैक्सीन होती हैं उसके सबके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इवन दो कि एक आप टैबलेट लेते हैं, पैनाडोल या आइबुप्रोफेन या पैरासीटामोल या मेफेनेफिक एसिड, उनके भी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो वो आपकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है कि किसी बॉडी में साइड इफ़ेक्ट्स हैं और किसी बॉडी में साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। तो आपको पहले तो ये देखना है कि आप किसी चीज़ से एलर्जिक हैं या नहीं है वैक्सीन्स कराने से पहले। जैसे आप पहले हमेशा ये सोचते हैं, जब दवाइयाँ खाते हैं तो पहले सोचते हैं कि किसी चीज़ से आप एलर्जिक हैं तो नहीं, या किसी पास्ट हिस्ट्री में आपके कोई एलर्जिक रिएक्शंस रहे तो नहीं है, या आपके कोई अंदर कोई ऐसा मसाइल तो नहीं है जिसकी वजह से आपके कोई भी एनाफाइलेटिक में चले जाएं, शॉक में चले जाएं। तो इसमें आपको हमेशा ख्याल रखना है, एहतियात करनी है और फिर वैक्सीन की तरफ। सो दैट्स द आंसर ऑफ वैक्सीन, दैट कि इसमें हो सकता है किसी भी किस्म की कोई रिएक्शन, बट दैट्स रेयर। मतलब जिस तरीके से लोगों ने मिस फैलाई हुई है, जिस तरीके से लोगों ने हमारे यहाँ पर, तो पाकिस्तान के अंदर तो हम पोलियो को ख़त्म नहीं कर पाए। पोलियो के लिए भी लोगों ने इतनी मिस फैला के रखी हुई है कि वैक्सीनेशन करवाने की वजह से जो है बच्चों को बहुत सारे डिसऑर्डर हो जाते हैं। तो ये एक बड़ा मसला हमारे यहाँ पर आ जाता है, अवेयरनेस का इशू है कि लोगों को सबसे पहले तो मसला ये था कि वैक्सीन आएगी कब। जब अब आ गई है तो ये भी बहुत बड़ा मसला है कि अगर हम गांव देहातों में जाएंगे तो वहाँ पर लोगों को लगाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये हमारे लिए। बिल्कुल आप सही कह रही हो। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लोगों की मिथ्स की बात है या मिसपरसेप्शन की बात है, मिसकॉन्सेप्शंस की बात है, वो नहीं है। मैं हमेशा ये कहता हूँ, ये एक मस्ती की बात है कि लोग इसको एक इफ़ेक्ट लेते हैं दूसरी आवाम को बुखलाने के लिए। ख़ुद तो कहीं ना कहीं बाहर से लगवा के आएंगे और यहाँ की आवाम को मिसगाइड करेंगे कि ये ना लगाई जाए। लास्ट चले जाओ पीछे, टाइफॉइड में जब वैक्सीन हम कर रहे थे और हम अपने हॉस्पिटल में बहुत बड़ा एक कैंपेन की और माशाल्लाह से वी डिड कुछ 15-20 हज़ार बच्चों को हमने टाइफॉइड की वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट लगाई। ज़बरदस्त। सिर्फ हमारे हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ। दूसरे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में तकरीबन करोड़ वैक्सीन जो है वो लगाई गई और देयर वाज नो साइड इफ़ेक्ट्स। इवन दो कि आप कुछ मूवीज़ आई, कुछ वीडियोज़ आई कि बच्चे मर गए और बच्चे को ये हो गया, कुछ हो गया। पहले तो आपको एक बात क्लियर कर दूँ आवाम को कि कोई भी ऐसी ड्रग नहीं है जिससे कोई इंसान मर जाए।
इवन दो कि कभी कभी आप देखें कि पॉइजनस चीज़ें भी लग जाती हैं, तब भी इंसान की अगर ज़िंदगी है तो कभी भी वो नहीं मर सकता। तो इसकी तो पहले कॉन्सेप्ट बनाना है कि इससे मरता कोई भी नहीं है। अगर मामूली से अगर कोई एनाफाइलैक्सिस यानी कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाता है, स्किन पर रैश आ जाते हैं, कोई अटकेरियाज बन जाते हैं, कोई फ्लू लाइक इलनेस हो जाती है, कोई टायर्डनेस हो जाती है, हल्का सा फीवर हो जाता है, वो हमारे DTP में भी हो जाता है। पर्ट्यूसिस की जब वैक्सीन हम कर रहे होते हैं तब भी हाई ग्रेड फीवर होने के चांसेस हैं, पाँव में स्वेलिंग होने के चांसेस हैं, जो 2-3 दिन रहती है, और साथ में हो सकता है फिट्स पड़ने के भी चांसेस हो। लेकिन ये वाली वैक्सीन जो इन्फ्लुएंजा लाइक वैक्सीन ही है, उसी को कॉपी किया गया है, जो इन्होंने कॉपी करके जो इन्होंने सेम इंग्रेडिएंट से बनाई है, उसकी भी कोई साइड इफेक्ट ऐसे नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर साइड इफेक्ट होगा भी तो घबराहट होगी या उलझन होगी, कुछ इस तरह का। फलक मैंने नहीं देखा कि उससे ऐसी कोई चीज़ें होती हैं। वो एक अंदर का पैनिक है, पैनिक है, यही मैं कह रही हूँ ना कि साइकोलॉजिकल हो सकता है। साइकोलॉजिकल है, जिसको अगर इंजेक्शन लगाने की पैनिक है, जैसे आप बहुत सारे लोगों को देखते हैं, लड़कियों को या लड़कों को, नहीं इंजेक्शन नहीं लगाना, इससे हमें ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो पैनिक अटैक ज़्यादा है निस्बतन के साइड इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीन्स के साइड इफेक्ट तो बहुत मामूली से, शायद 5% से भी लोअर देन। द आंसर जो मैं चाह रही थी कि आप हमारे आवाम को बताएं कि अगर वैक्सीनेशन करवाएं तो बगैर किसी लाइक फेयर के आपने करवानी है। बिकॉज अगर आप खुदा ना खास जा रहे हैं और आपके अंदर ये एंजाइटी है, ये डिप्रेशन है कि भाई हम वैक्सीन लगाएंगे तो कुछ हो जाएगा, तो दैट वुड बी मोर कि आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि साइकोलॉजिकली आप लोग जो है वो डिप्रेशन महसूस करेंगे, एंजाइटी महसूस करेंगे। तो वैक्सीनेशन बहुत आराम से लगाएगा। अब सर से हम ये भी पूछ लेते हैं कि सर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगी। फर्स्ट तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर के लिए थी, फिर उसके बाद और मरहलावार जिस तरीके से। बताता हूँ उसका। पहले तो एक और बात अब आपको बता दूँ कि वैक्सीन्स करवाने से एक तरीके से एक एहतियात है, और दूसरी तरीके से आपके इस बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज़ बनेंगी उसको आपको फ़ायदा ही मिलना है, नुकसान तो मिलना ही नहीं है। तो इसलिए प्लीज़ मिसगाइड लोगों को ना करें, और मिसगाइड और मिसलीड करने से आपकी आवाम जो है वो मिसगाइड होने से आप कोरोना की वायरस से नहीं बच सकेंगे। अब आ जाए कि आपका जो दूसरा सवाल है कि किस तरह ये वैक्सीन होगी। अब बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, जैसे ओजा इंस्टीट्यूट है, डाव यूनिवर्सिटी है या आगा खान है, वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने और ऑल ओवर पाकिस्तान में इसी तरह बड़े इंस्टीट्यूट में अभी इन्होंने बहुत सिस्टमेटिक वे से नादरा के साथ कनेक्टेड करके इनको वैक्सीन्स को सप्लाई करना शुरू किया। CNIC के आपके नंबर के CNIC के थ्रू आपको पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना है। पहले तो हमें अभी हेल्थ केयर वर्कर्स को लग रहा है, और अभी सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अभी आपको एक नंबर इशू किया गया है, वो मैसेज नंबर है। आप उस मैसेज नंबर पे अपना NIC नंबर मौसूल कर लेंगे, आप सेंड कर देंगे। इसके बाद आपको एक कोड नंबर वसूल हो जाएगा, और आपको डेट ऑफ वैक्सीन्स बता दी जाएंगी कि किस डेट पे आपको वैक्सीन लगाई जाएगी। फाइन। वो आपको इंस्टीट्यूट बता दिए जाएंगे कि इस इंस्टीट्यूट में जाके आपके करीबी इंस्टीट्यूट जो होंगे उनको वैक्सीन लगाए जाएंगे। अभी जब हेल्थ केयर वर्कर्स की बात है तो हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए इन्होंने बहुत छोटे एरियाज़ में इन्होंने वैक्सीन्स को प्रोवाइड किया है। जैसे मैंने आपको बताया, ओजा है, डाव यूनिवर्सिटी है, और साथ में जो है आगा खान यूनिवर्सिटी को इन्होंने हायर किया कि वो वैक्सीन्स को अभी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, स्टाफ हैं, जो लोग वर्कर्स हैं, जो आगे लोग काम कर रहे हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं कोविड में, उनको लगाई जा रही है। सेकंड स्टेज में आएगा जो पुलिस है या ऐसे लोग हैं जो और जिनके पब्लिक से रब्ता ज़्यादा है, पुलिस के जो हैं, आर्मी के लोग हैं, उनको ज़्यादा फिर लगाई जाएगी। फिर इसके बाद वो आएगी आवाम तक। बहुत सारे हॉस्पिटल्स में बहुत सारे हॉस्पिटल जिसमें EPI सेंटर्स हैं उसमें भी ये कोविड का लगाया जाएगा। EPI सेंटर्स में हमारी बेसिक जो वैक्सीनेशन होती है टाइफॉइड की और TB की, DPT की, और बाकी सारी चीज़ों में की, तो वो सारी मतलब उन्हीं के साथ अब ये इंक्लूडेड होगी। बिल्कुल उन्हीं के साथ होगी, और उन्हीं के प्रोग्राम के साथ ही हर हॉस्पिटल में ये प्रोवाइड की जाएगी। दैट्स वेरी ग्रेट, और ये बहुत अच्छी आपने बात बताई। अब हम आ जाते हैं कि वैक्सीन कौन सी लगवानी चाहिए, बिकॉज एक ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। पहले तो फाइजर की बात की, सबसे ज़्यादा पहले जो इंट्रोड्यूस हुई वो फाइजर की वैक्सीन हुई, इसके बाद फिर मरहलावार डिफरेंट आ गए चाइनीज़ वैक्सीन। तो पाकिस्तान में तो चाइना ने डोनेशन भी किया है वैक्सीनेशन का, तो आप क्या कहते हैं कौन सी वैक्सीन हमारे लिए सबसे बेहतरीन होगी, और अभी यहाँ पर अवेलेबल जो है वो कौन सी है? देखिए, जो हमने पढ़ा है और अभी जब देख रहे हैं इसमें एक तो ये है कि देखें अभी उस वैक्सीन को लगाए हुए पूरे वर्ल्ड में 1 साल नहीं हुआ है। फाइन। जब तक 1 साल नहीं होता
आपको ये नहीं पता चलता कि वो एंटीबॉडीज़ अगर बनाई हैं और उस एंटीबॉडीज़ ने कोविड को दोबारा री इन्फेक्ट किया है नहीं किया, या उस एंटीबॉडीज़ या उस वैक्सीन से कोविड हो रहा है नहीं हो रहा, तो ये अभी थोड़ा सा एहतियाती तदाबीर में ही हिस्सा आता है कि आप वैक्सीन तो करवा रहे हैं लेकिन स्टिल आपको ये नहीं पता कि आगे जाके क्या होना है, इससे कोविड में फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि जैसे 90% है, 95% है, लेकिन उसको भी 1 साल नहीं हुआ। जैसे इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन भी हम हर साल लगवाते हैं, इसकी वैक्सीन की बात होती है कि ये कोविड वैक्सीन जो है 3 साल में लगानी है, लेकिन अभी भी कंपैरिजन नहीं है कि कोविड की वैक्सीन लगाने से क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कोविड होगा या नहीं होगा, कोविड से हम बच सकेंगे नहीं बच सकेंगे, ये अभी क्वेश्चन मार्क है और हम उस क्वेश्चन मार्क को अभी देख रहे हैं। डॉक्टर साहब देखिए, एक्चुअली जो है हमारे यहाँ पर भी और वैसे भी मेडिकल साइंस से भी हम बात करें तो कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, लाइक एक तो और या फिर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने बात कह दी तो वो हो गया। चीज़ें होती हैं, बैक्टीरिया वायरसेस अपनी शक्लों को बदलते हैं, मतलब कि इसके अलावा जो है वो न्यू चीज़ें आ रही होती हैं, न्यू जो है वो बीमारियां आ रही होती हैं। तो बहुत सारे ऐसे सवालात मुझसे भी किए जाते हैं कि आया कि जो वैक्सीन एक बार लग गई तो एक बार लग गई, 2-3 बार लगेगी या बार बार रिकरेंट लगेगी। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका आंसर करना थोड़ा सा मुश्किल भी है और इट्स टू अर्ली टू गिव आंसर अबाउट द क्वेश्चंस। मेरा यहाँ पर एक सवाल ये है कि जो लोग वैक्सीनेटेड ऑलरेडी हो चुके हैं या फिर इम्यून हो चुके हैं, यानी कोविड जिनको हो गया, 3 महीने उनको, जैसे अब 3 महीने के बाद ही आप कहते हैं ना कि आपकी इम्यूनिटी डिसॉल्व होना शुरू हो जाती है, तो क्या वो लोग, अब जैसे कि जिसको कोविड हुआ है, ठीक है, अभी उसको 1 महीना भी नहीं हुआ, तो क्या वो वैक्सीन लगा सकता है? बिल्कुल लगा सकता है। बिल्कुल वैक्सीन कोविड होने के बाद भी आपको वैक्सीन लगानी है, क्योंकि जब तक 65% आवाम वैक्सीनेटेड नहीं होगी हमारी हार्ड इम्यूनिटी नहीं बन सकती है। तो हमारी पूरी कोशिश है गवर्नमेंट के साथ कि हमें 65% आवाम को तो वैक्सीनेटेड करना ही करना है विदिन जून या जुलाई में। मुख्तलिफ़ किस्म की वैक्सीन आ रही हैं और जो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है हमारे मुल्क में या दूसरे मुल्कों में कि जिसमें कोल्ड चेन जिसकी कम से कम होगी वो वैक्सीन सबसे ज़्यादा कामयाब होगी। एशिया में तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा बिल्कुल, और नहीं दुनिया में हर जगह भी देखें, हर जगह रूरल एरियाज़, अर्बन एरियाज़ हैं, रूरल एरियाज़ हर जगह हैं। तो रूरल एरियाज़ में जब आप पहुँचाने की कोशिश करेंगे, चाहे वो कोई भी वेस्टर्न हो, ईस्टर्न हो या अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कहीं भी हो, तो रूरल एरिया में जब वैक्सीन पहुंचेगी तो वहाँ पे कोल्ड चेन मेंटेन करना अभी भी मुश्किल है। अब वो कब तक होती है, क्या होती है, ये भी अभी सवाल या निशान है। लेकिन स्टिल हमारी जो वैक्सीन, जो हमें 5 लाख डोजेज़ हुए हैं और 17 लाख डोजेज़ और आने वाले हैं, और जो डोनेट किया है चाइना ने, सलूट टू चाइना के हमें इतना इन्होंने इतनी वैक्सीन्स डोनेट कर रहे हैं और हमारी आवाम को वैक्सीनेटेड कर रहे हैं। लेकिन स्टिल इट्स वेरी लो डोजेज़ के 17 लाख या 5 लाख डोजेज़ जो हैं वो मिल के भी पूरी आवाम को नहीं लग सकती हैं। तो अभी तो और मराहल बाकी हैं और लोगों से बातचीत चल रही है गवर्नमेंट ऑफ सिंध और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कि कितनी वैक्सीन हम अरेंज कर सकते हैं। जैसे आपको मैंने बताया कि रशिया की वैक्सीन है, यूके की वैक्सीन है, इंडिया की वैक्सीन्स भी, जैसे लास्ट इंडिया ने हमें वैक्सीन सप्लाई की थी टाइफॉइड की, तो और मीज़ल्स की वैक्सीन भी इंडिया से आती है, BCG की वैक्सीन भी इंडिया से आती है। तो इंडिया हैज़ अ हाई के वैक्सीन्स की इनकी जो प्रोडक्शन है, क्वांटिटी है वो बहुत हाई होती है और वो हमें हो सकता है हम उनके साथ भी राब्ते में हो सकते हैं और उनसे भी मंगा सकते हैं। प्लस लेकिन चाइना स्टिल हमारे साथ दे रहा है और वो हमें कितनी प्रोवाइड कर सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि इस वैक्सीन्स को अगर हम ख़रीदने जाएंगे तो हो सकता है कि पाकिस्तान की इकॉनमी को बहुत बड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। और जाहिर सी बात है कि ये हमारे लिए इतना इजी है भी नहीं, इतना पॉसिबल है भी नहीं। ऑलरेडी इकोनॉमिकली वी आर गेटिंग सो डाउन। सो इसके ऊपर मजीद बात करेंगे, एक ब्रेक की जाने चलते देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम आज बात कर रहे हैं वैक्सीनेशन की और हमारे से एक माहिर डॉक्टर मौजूद हैं जो हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से वैक्सीनेशन होनी चाहिए, किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर वैक्सीनेशन हो रही है और इन फ्यूचर भी किस तरीके से हम लोग अपने एक एपिसेंटर्स जो हैं उसमें इंक्लूड करेंगे वायरस की वैक्सीन को, कोविड वायरस की वैक्सीन को। क्या आप किस तरीके से इस जो मर्ज़ है ये इतना तेज़ी से फैलता है, इस तरीके से स्प्रेड हो रहा होता है कि इसको कैसे बचा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब से हम पूछते हैं कि डॉक्टर साहब
एक और बात आपने बताई मुझे ब्रेक में कि जैसे एनिमल्स जो हैं उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा अब तो चले हमारे एक सोल्यूशन हमारी इंसानों के लिए तो निकल आया कि वैक्सीनेशन आ चुकी है, बट एनिमल्स के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वायरस स्प्रेड हो रहा है, तो उसके लिए क्या कहेंगे, या फिर ये क्या इस बात की थोड़ी तस्दीक कर दें? लास्ट 10 फरवरी को अगर आप न्यूज़ पढ़ें तो न्यूयॉर्क में एक टाइगर को इन्फेक्टेड हुआ और इससे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन रेशो वहाँ पे ज़ू पे फैल गया। इसी तरह हमारे एक वाइट टाइगर्स थे इस्लामाबाद में, उनकी डेथ्स हो गई और उनकी अगर जब पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि उसको भी कोविड था। फिर इसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन सारी की गई तो पता चला कि जो हमारे जो लोग काम कर रहे थे वहाँ पे ज़ू में, जो जानवर को ध्यान रखते हैं, उनको माइल्ड सिम्टम्स या एसिम्प्टोमेटिक लोग थे, उनसे एनिमल्स को जो है वो इन्फेक्टेड हो गए और उसकी वजह से जो है बहुत सारे लोग जो एनिमल्स हैं वहाँ पे वो इन्फेक्टेड हुए। और नो डाउट जो वाइट टाइगर्स हैं उनका उन्होंने बहुत ज़्यादा ख्याल रखा हुआ था और बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन में थे, लेकिन स्टिल उनको भी लग गया और उनकी डेथ भी हो गई। और स्टार्ट इनको हुआ कि डायरिया और वॉमिटिंग से हुआ और इस पर बाद जो है IV फ्लूइड जो लगाया गया, जो वेटेरियन से बात की गई और मैं यही हुआ कि दे कैन नॉट सर्वाइव इट। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि ये एक बहुत बड़ा खौफ है और डर भी है कि अगर हमारे इंसानों से मैमल्स टू मैमल्स चला गया तो, और आया भी ये मैमल से ही है, अगर ये मैमल्स टू मैमल्स एंड मैमल्स टू पर्सन टू पर्सन तो पहले जा ही रहा था, पर्सन टू एनिमल्स चला गया और एनिमल्स टू पर्सन में आ गया तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसमें तो SOPs भी जो है वो काम नहीं करेंगी, क्योंकि कई दफ़ा तो हमारे जो अवाम, बहुत सारी अवाम जो वहाँ पे काम कर रही होती है वो SOPs का तो ध्यान रखती नहीं है। Oh my God. और प्लस साथ में जब उनको लगेगा तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी टेरिटरी जो है, कितना बड़ा जो परसेंटेज ऑफ इन्फेक्शन है वो उनको लगना शुरू हो जाएगा कोविड की वैक्सीन से पहले। और उसमें ये भी नहीं पता कि अगर उस एनिमल से लोगों में लगता है तो पता नहीं कि उसका जो असरात हैं वो ज़्यादा हो रहे नहीं होते, जिसमें ऐसे जैसे लास्ट फ्यू आप मंथ्स में देखो, इस जो लास्ट मंथ अभी के जो सेकंड वेव में गुजरे हैं उसमें जो लोगों की जिस तरह बात हुई हैं और जिस तरह लोग ऑक्सीजन पे गए हैं, जिस तरह लोग क्रिटिकल सिचुएशन में गए हैं, वो मैंने लास्ट जो फर्स्ट वेव आई थी उसमें इतना नहीं देखा था जिसमें लास्ट अभी जो मैंने इस सिचुएशन में देखा है। तो वी डोंट नो कि अभी थर्ड वेव अगर वैक्सीन से पहले ही आ गई तो कितने लोग इसमें इन्फेक्टेड हो जाएंगे और कितने जानवर इसमें इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तो स्टिल वही हमारा एक ही मोटो है कि अब स्टिल फॉलो द SOPs के बगैर हम नहीं रह सकेंगे। और डायग्नोसिस पहले ही करवा लें कि अगर सिम्टोमेटिक भी नहीं है लेकिन अगर आप किसी कांटेक्ट में आ गए तो यू हैव टू डायग्नोस योर सेल्फ, कि आप फ़ौरन उसको डायग्नोस कर लें। क्योंकि अगर किसी के घर में पेट्स हैं, जानवर जो पाल रहे होते हैं, बिल्लियां हैं, कुत्ते हैं, वो जिस तरह पाल रहे होते हैं घर में, वो बहुत करीबी होते हैं, पता चले कि उनसे उनको हो गया, उनसे बच्चों को हो गया, क्योंकि स्टिल अभी बच्चे प्रोटेक्टेड हैं। लेकिन ये नहीं पता अगर मैमल्स टू मैमल्स और मैमल्स टू किड्स ये अगर फैल गया तो उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक्सट्रीमली बैड, और ये काफ़ी जो है प्रॉब्लम हो सकता है। पर सर इसका फिर सोल्यूशन क्या है, क्या हम कर सकते हैं इसके लिए? सोल्यूशन तो एक ही है कि अगर वैक्सीन आए, वैक्सीन के ट्रायल जो पॉजिटिव की तरफ गए हैं, वैक्सीन आ जाए, वैक्सीन से एंटीबॉडीज़ बन जाए, वैक्सीन को 1 साल गुजर जाए, उससे कोविड कितना नीचे की डिग्री पे आता है, उसकी वेव्स कम हो जाए, उसकी जो नए जो शेप्स चेंज कर रहे हैं वो ख़त्म होना शुरू हो या वो साइज़ में छोटा हो जाए, यानी बहुत सारी ऐसी इश्यूज़ हैं जो अगर ठीक होना शुरू होंगी तो हम उनको बरकरार रखेंगे। लेकिन स्टिल ये कहते हैं कि 2023 तक भी ये इसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल है। क्या बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि ये हमें बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसको कंट्रोल करना इन फ्यूचर। और अगर खुदा न ख़ास्ता इस तरीके के जिस तरीके से आपने बताया एनिमल्स टू किड्स एंड किड्स टू मतलब आप आउटब्रेक हुआ ये दोबारा, तो दैट वुड बी एक्सट्रीमली बैड। पर सर एक और चीज़ जो है हमारे यहाँ पर लोगों में देखी गई है कि जिस तरीके से एक न्यूज़ वायरल हो गई कि वैक्सीन आ गई है, ट्रायल इसकी जो है वो इंजेक्ट होना स्टार्ट हो चुका है, तो लोगों ने अपना रवैया बिल्कुल ज़ीरो कर दिया। जिस तरीके से पहले SOPs का ख्याल रखा जा रहा था, सोशल डिस्टेंसिंग का, सब कुछ ख़त्म हो गया है। जैसे कि ऐसा लगता है कि वैक्सीन आई है तो उसके साथ जो है ना कोविड कहीं वैनिश हो गया है। फलक देखो, इसमें सबसे ख़ास बात जो है ना वो है स्ट्रिक्टनेस, हमारा कानून। मसला ये है कि अगर आप कहीं भी वेस्टर्न में चले जाओ या कहीं भी आप वेस्टर्न के साथ में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, देखिए वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस और बॉर्डर्स बहुत ज़्यादा हैं।
वहाँ से लोग निकल नहीं सकते हैं और वहाँ लोग जा नहीं सकते हैं। इवन दो कि अगर आप इंडिया चले जाएं, साथ वाले मुल्क में, उसमें तो आपके जो कोविड का टेस्ट लोकल एयरलाइन में लोकल ट्रैवल भी करना है तो आपको कोविड का टेस्ट कराना है। प्लस साथ में उनकी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस है। एक छोटे से मुल्क की बात बता रहा हूँ। प्लस साथ में आप अगर दूसरे मुल्कों में देखें तो दे आर ह्यूज फाइन्स। जब तक देखिए कानून पे, जैसे हमारे अगर कानून पे गाड़ियों पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, गाड़ी चलाने पे सिग्नल पे या पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, अगर हमारी आवाम उसको उस चीज़ों पे जो कहते हैं ना ब्राइबिंग सिस्टम पे ज़्यादा जाएगी तो हम इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। उस पर कानून अगर बहुत ज़्यादा सख्त होगा तब हम, अब कानून तो कहता है कि आपको मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप कई दफ़ा अभी कितनी दफ़ा जगह जा रहे होते हैं और वहाँ पे मास्क तो सिर्फ हाथ में होता है और आप अंदर चले जाते हैं। तो ये रिस्ट्रिक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हैवी फाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर लोग आ रहे हैं तो लोगों को समझाना बहुत ज़रूरी है, लोगों को रिस्ट्रिक्ट करना ज़रूरी है। जब तक आप रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, दरवाजे खोल देंगे कि मास्क नहीं पहनना है तो मास्क नहीं पहनेंगे। जहाँ मास्क पहनने का रिस्ट्रिक्शन होगा तो मास्क पहनेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन और कहाँ से? मैं नईम सब्बार कराची से बात कर रहा हूँ जी। तो मुझे भी अभी कोविड हो गया था 19। ठीक है। तो मैं 12 दिन जो है आईसीयू में रहकर आया हूँ। ओह ओके। तो अभी तो 2 हफ्ते हो गए मुझे आए हुए, काफी बेहतर फील कर रहा हूँ। आपकी सिवियरिटी बहुत ज़्यादा थी, दैट्स व्हाई यू नीड द आईसीयू। जी जी बिल्कुल। अच्छा, अभी मैं कहना ही चाहता हूँ डॉक्टर साहब बैठे हुए कि आप लोग प्लीज काइंडली ऑक्सीमीटर का जरूर बोलें कि ये लोग घर में रखें, क्योंकि जैसे ऑक्सीजन कम होती है ना तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है और ये लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि जी ऑक्सीमीटर क्या चीज़ है। जी बिल्कुल। मेरी भी नहीं ऑक्सीजन साहब, जो है 74 तक आ गई थी। श्योर श्योर श्योर, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉपरेशन। एंड आपने बहुत अच्छी बात भी कही है। ये मैं शुरू से और हर चैनल पर भी मैं बताती रही हूँ और अपने शोज़ में बहुत ज़्यादा पल्स ऑक्सीमीटर की बात करती रही हूँ कि अगर काइंडली किसी को भी सिम्टम्स आ रहे हैं कोविड के तो फर्स्ट स्टेप आपका होना चाहिए कि आपको पल्स ऑक्सीमीटर से अपनी ऑक्सीजन को मेजर करना है। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? बड़ी अच्छी बात कही और बहुत अच्छा कहा। हमने जब भी स्टार्ट ऑफ कोविड जब से स्टार्ट हुआ है, जब से हम प्रोग्राम्स कर रहे हैं, इवन दो कि हमारी फेसबुक पे जाएं, हर जगह हमने कोविड को ही डिस्कस किया है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ये जो ऑक्सीजन गिरती है ना, इसका एक बड़े मज़ेदार वर्ड है, वो कहते हैं हैप्पी हाइपोक्सिया। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है। उसमें आपको 75 तक भी पता नहीं चलता कि आप कब आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन गिर गई और आप अचानक फेंट होंगे। बेसिकली ऑक्सीमीटर के लिए भी बहुत सारे मसाइल थे, अब नहीं है, लेकिन पहले मसाइल ये थे कि लोगों ने जो 1000 रुपये का ऑक्सीमीटर जो है लोगों ने 20-20 हज़ार रुपये में सेल किया है। एक ये हमारे मुल्क में बहुत बड़ा फैक्टर है कि लोग इस वबाई बीमारी से जिन्होंने पैसा कमाया है वो एक बहुत बड़ा नाजायज़ पैसा होना कहते हैं, हो सकता है। तो लोगों को एहसास नहीं है कि लोगों ने कभी भी उसको देखा हो कि पल्स ऑक्सीमीटर महंगा कर दिया है, या अभी भी अगर आप ऑक्सीजन के लिए लोगों को रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है तो फलक मैंने देखा है कि ऑक्सीजन वाले स्टाफ उन्होंने अपने चार्जेस इतने बढ़ा दिए हैं। इवन दो कि ऑक्सीजन के ऊपर एक फ्लो मीटर लगता है, वो एक ज़माने में 1500-2000 रुपये का मिलता था, अभी वो 7000-8000 का भी नहीं मिलता है। वो भी ब्लैक पे बेचते हैं कि नहीं है, और उनके पास स्टॉक पड़ा हुआ है तब भी नहीं बेचते हैं। अभी भी ऑक्सीमीटर का प्रॉब्लम यही है कि लोकल परचेज़ करने जाते हैं तो प्रॉपर उसकी इंग्रेडिएंट्स आती नहीं है, उसमें ऑक्सीजन लेवल सही बताता नहीं है। महंगी की तरफ जाते हैं तो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं। नो डाउट घर में रखना चाहिए कि, लेकिन घर में रखने के लिए भी हर एक आदमी के लिए 5000-6000 की चीज़ रखना इज़ टू डिफ़िकल्ट। सही कह रहे हैं। पहले तो आपको एहतियात करनी है, SOPs का ध्यान रखना है। सेकंड, आपको ये चेक करना है कि आप किसी के कांटेक्ट में आए हैं नहीं आए। अगर किसी के कांटेक्ट में आए हैं तो आपको ऑफ कोर्स यू हैव टू गो फॉर द टेस्ट। नो डाउट गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने बहुत अच्छे इंतजाम किए हुए हैं। विदिन 48 आवर्स आपका PCR का रिज़ल्ट आ जाता है। नए टेस्ट बहुत आ गए हैं, ईसा लैब ने भी बहुत सारे नए टेस्ट निकाले हुए हैं और उसमें इन्होंने हर अपने डेस्टिनेशंस पे इनकी कलेक्शन पॉइंट्स भी हैं, कलेक्शन लैब्स भी हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म के PCR के टेस्ट के साथ अब नया जो नेज़ल एंटीजन आया 50 मिनट्स में रिज़ल्ट दे देता है। जो IgM लेवल्स जो हम करा रहे होते हैं उससे भी बहुत जल्दी रिज़ल्ट आ जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इसको करके और आप ये जो हैप्पी हाइपोक्सिया को जो है निकल सकते हैं उससे। दूसरा,
पल्स ऑक्सीमीटर के साथ मैं हमेशा कहता हूं कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर या ऑक्सीजन का छोटा सिलेंडर भी आपके घर पे होना चाहिए कि एक्यूट अगर इमरजेंसी रात को होती है तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी रात को नहीं मिल सकती। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी आपने बात कही। सो मैं भी इसमें एडिशन करूंगी कि पल्स ऑक्सीमीटर जो है, जैसे अगर किसी भी शख्स का कोविड पॉजिटिव आता है तो सबसे पहला स्टेप आपने ये लेना है कि पल्स ऑक्सीमीटर से आपने रिकरेंटली अपनी ऑक्सीजन को देखना है। अगर सैचुरेशन बिलो 90 आ रही है, वैसे तो 91 92 भी कम ही है, बट अगर कोई यंग पेशेंट है उसकी 91 92 है और बिलो 90 हो रही है तो दैन फिर आपको बहुत ज़्यादा जो है वो विजिलेंट हो जाना है। ठीक है, आपने कंटिन्यूसली लगा के रखना है कि कहीं कम तो नहीं हो रही। उसके साथ साथ जो है डॉक्टर साहब ने जिस तरह बताया है कि ऑक्सीजन का इंतज़ाम करके रखें अपने घर में, ताकि जो है खुदा न खास सडनली आपका जो है हाइपोक्सिया में जा रहे हो और आपकी एकदम से डिक्लाइन कंडीशन में जा रहे हो तो आप क्या करेंगे, हॉस्पिटल जाने तक भी वो इतना रैपिडली होता है कि पता ही नहीं चलता, पेशेंट कोलैप्स हो जाता है। तो ये सारे स्टेप्स जो है आपने लेने हैं। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम आज बात कर रहे हैं कोविड वैक्सीनेशन की। इसके साथ साथ जो है हमारे साथ डॉक्टर इब्राहिम मौजूद हैं जो हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से आप जो है वो वैक्सीनेशन करवाएंगे, किस तरीके से जो है वैक्सीनेशन होनी चाहिए और कौन सी वैक्सीन जो है वो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा मुफीद होगी। इसके साथ साथ जो है वो वैक्सीनेशन सेंटर्स जो है डिफरेंट लेबॉर्ट्रीज़ में भी ओपन हो चुके हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने भी स्टार्ट कर दी है वैक्सीन। तो हमेशा अपनी वैक्सीनेशन वहीं से करवाइएगा जहाँ पर आपको ट्रस्ट हो, जहाँ आपको पता हो। अगर आप पे करके करवा रहे हैं, बिकॉज अब मेरे ख्याल से अभी तो ये डोनेशन की वैक्सीन हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट लग रही है, बट आने वाले दिनों में हो सकता है कि कुछ चार्जेस भी हों। सो काइंडली इन सब चीज़ों का भी आप ख्याल रखिएगा कि अच्छी लेबॉर्ट्रीज़ के थ्रू या फिर अच्छे वैक्सीनेशन सेंटर्स के थ्रू जो है आप अपनी वैक्सीनेशन करवाएंगे। जिस तरीके से ईसा लेबॉर्ट्री है, वी कैन ट्रस्ट दैम। सो अगेन हम आ जाते हैं वैक्सीन की तरफ। डॉक्टर साहब आपकी जानिब भी आऊँगी और ये पूछूंगी कि मैं कि वैक्सीनेशन जो है वो एक अभी तक तो डोनेशन में ही चल रही हैं, बट लेट्स सपोज ये आ जाती है मार्केट में और परचेजिंग वाली उसमें आ जाती है कि अब आप परचेज कर रहे हैं और आप अपने आप को लगा रहे हो, तो उसमें भी फिर मेरे ख्याल से हमारे लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जिस तरीके से हमारे पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा इशू आता है वो बताना तो नहीं चाहिए स्क्रीन पर, बट प्रॉब्लम इज दैट कि 2 नंबर दवाइयाँ बहुत ज़्यादा एक बड़ा इशू है, ये एक मसला है हमारे लिए। तो फिर 2 नंबर वैक्सीन का भी तो मसला आ सकता है। 2 नंबर वैक्सीन का भी मसला आ सकता है और दूसरा जो है सबसे बड़ी चीज़ है कि प्राइस कंट्रोल नहीं होगी। हर आदमी अपने प्राइस पे वैक्सीन लगाएगा और वो एक बड़ा डिज़ास्टर हो जाएगा अगर ऐसा हुआ तो। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होगा, क्योंकि पूरी दुनिया में गवर्नमेंट ही इनको रूल कर रही है और गवर्नमेंट ही इनको मंगवा रही है और गवर्नमेंट ही इनकी कोल्ड चेन मेंटेन करवा रही है। तो आई डोंट थिंक सो कि ये वैक्सीन्स प्राइस पे होंगी, ये ऑल टाइम जो है फ्री वैक्सीन ही होगी। क्यों, मैंने आपको बताया कि सबसे इम्पॉर्टेंट टारगेट जो है ना वो 65% आवाम को जब तक लगेगी नहीं, वो जब तक हम हार्ड इम्यूनिटी नहीं बना सकते हैं। और आपको अभी भी बताऊं कि अगर बच्चों में भी वैक्सीन के लिए आप सोचें कि मोर देन 30 to 40% से ज़्यादा लोग वैक्सीन नहीं करवाते हैं। 20% 30% लोग ही गवर्नमेंट के साथ वैक्सीन लगवाते हैं, तो आपके टोटल मिला के 60-70% बनता है। तब भी स्टिल 30% या 40% लोग अभी भी बच्चों को वैक्सीन नहीं लगवाते हैं, या उनका कॉन्सेप्ट नहीं है या उनको बिलीव नहीं है वैक्सीन पे। तो अभी भी इस पर भी यही एक डिबेट होगी कि 65% वैक्सीन तो गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट लगाएगी, क्योंकि ये एक प्रोटेक्शन है और ये WHO उनको फोर्स करेगी कि आपको ये फ्री वैक्सीन लगा के हार्ड इम्यूनिटी डेवलप करवानी है। ठीक है, तो ये हर जगह लगनी ही है और आई डोंट थिंक सो। और दूसरा एक और बड़ा इशू ये होगा कि आगे जाके वैक्सीन्स की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे वो एयरलाइन में भी होंगे, क्योंकि आप ट्रैवल नहीं कर सकेंगे, आप जॉब नहीं कर सकेंगे। तो बहुत सारे ये है कि नादरा के साथ इनको इशू किया हुआ है और NIC कार्ड के साथ इनको लिंक किया हुआ है। जब तक NIC कार्ड आप नहीं देंगे, आपके NIC कार्ड में ये इनरोल हो जाएगा कि आपने वैक्सीन करवाया है नहीं करवाया, इसके बगैर आप आगे कहीं भी ना टिकट बना सकेंगे, ना जॉब कर सकेंगे, ना आप कहीं भी कहीं एंटर हो सकेंगे। ओके, तो पॉलिसी मेकिंग जो है वो हमारे लिए स्ट्रांग होनी चाहिए ना इसके लिए। बिल्कुल, कि एक तो फर्स्ट जब इंट्रोड्यूस होगी मार्केट प्राइस में आ जाएगी, जैसे कि अब आप ख़रीदने वाली कंडीशन में आ रहे हो, उसके बाद जो है वो आपको प्राइस कंट्रोल, सबसे पहले मरहला आपका फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि आपको प्राइस कंट्रोल देखना है। दूसरा ये कि आपका कहीं वैक्सीनेशन
लो क्वालिटी की नहीं है, फिर बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं, बहुत सारे इश्यूज भी आ जाते हैं, फिर कुछ हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव ऐसे होते हैं जो फार्मास्यूटिकल की तरफ से जो है वो जिनको गिफ्ट्स मिले हुए होते हैं तो वो प्रिस्क्रिप्शन पर वही वाली वैक्सीन लिखते हैं। तो ये सारे मसले मसाइल भी तो बहुत सारे हैं कि हाउ कैन वी। नहीं, आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होगा फलक, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि या तो ये बहुत बड़ी मल्टीनेशनल जो है वो गवर्नमेंट के साथ लिंक्ड होंगी, उनके साथ MOU साइन होंगे, और जिनके साथ दूसरे जो हॉस्पिटल्स या EPS सेंटर्स भी जो होंगे, अभी भी स्टिल EPS सेंटर्स जो है फ्री ऑफ वैक्सीन लगा ही रहे हैं ना, कितने सारे बच्चों को लगते ही है। अभी डिपेंड करता है कि कौन सी वैक्सीन आती हैं। अब ये गवर्नमेंट के ऊपर डिसाइड करते हैं कि गवर्नमेंट जो है ये जो 17 लाख डोजेज़ और फिर 5 लाख डोजेज़ के बाद क्या मंगवाती है, और इसके साथ किनके साथ MOU साइन करती है, उन वैक्सीन्स का आगे जाके वैक्सीन्स का क्या अफादियत होगी वो होगी। लेकिन होगा ये फ्री वैक्सीन्स, क्योंकि जब तक वो नादरा के साथ सब लोग कनेक्टेड नहीं होंगे वो वैक्सीन्स नहीं कर सकते। ओके, मतलब ये हमें एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट या प्राइवेट डॉक्टर्स आई डोंट थिंक सो कि इसको करेंगे, क्योंकि ये जब तक मैंने आपको बताया ना उसके रूल एंड रेगुलेशन बहुत सख्त होंगे कि उसके बगैर आप ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, उसके बगैर बहुत सारी चीज़ें जो है आप नहीं कर सकेंगे। ओके डॉक्टर साहब, फिर मैं यहाँ पर एक बात कहूँगी कि जो वैक्सीन होती है उसमें लोगों को ये बहुत सारे मुझसे भी ये सवाल करते हैं लोग कि आया वैक्सीन होती क्या है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, किस तरीके से ये जिस्म में जाके काम कर रही होती है। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं कि वैक्सीन आया कि है क्या चीज़, लाइक किस तरीके से लोग ये सोचते हैं कि वैक्सीन लगाया तो हमने अब हम बच गए कोविड से, बट इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑब्वियसली बात है हम तो पढ़ते आए हैं, पर मैं जनरली आवाम के लिए बताना चाहती हूँ जो हमारे यहाँ पर आम लोग देख रहे हैं प्रोग्राम को, उनको पता होना चाहिए कि वैक्सीन क्या है, किस तरीके से ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। बेसिकली वैक्सीन एक या डेड सेल से बनाया जाता है, उन्हीं वायरसेस से, या लाइव वैक्सीन से बनाई जाती है। ये वैक्सीन जो डेड सेल से बनाई गई है, और ये वैक्सीन करेगी क्या कि वैक्सीन जब बॉडी के अंदर जाएगी, जिस तरह कोविड वायरस हुआ और उसने एंटीबॉडीज़ बनाई, कितनी हार्ड बनवाई वो आपकी बॉडी बताएगी। ठीक है, सेम गोज विद दिस वैक्सीन, उस वायरस से वैक्सीन बनाई गई, ठीक है, उसी को शेप लेके वैक्सीन बनाया और वो आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया गया, और वो बॉडी में अंदर जाके एंटीबॉडीज बनाएगी। एंटीबॉडीज का मतलब ये होता है कि आपके जो कुव्वते खिलाफ मुदाफ़अत बनाई और वो उसके खिलाफ लड़ना शुरू हो गया। तो जब आपके उस वायरस के खिलाफ लड़ना शुरू होगा तो ऑटोमेटिकली आपको वो वायरस को अंदर आने नहीं देगा। अगर कोई वायरस अंदर आ गया तो उसको मारना शुरू कर देगा। ओके फाइन। तो डॉक्टर साहब, जिस तरीके से फर्स्ट आपने डोज लगाई, उसके बाद आपने बूस्टर डोज भी लगाई, तो उसके बारे में भी लोगों को बताएं कि किस तरीके से ये डोजेस जो है वो लगी। 2 डोजेस लगेंगी, फर्स्ट डोज और फिर दूसरी डोज 21 डेज पे बाद दूसरी डोज लगेगी। और ये जो अभी नई वैक्सीन आई है, जो दूसरी जो साइनोफार्म के नाम से आई है, वो सिर्फ 2 डोजेज लग रही हैं और वो 60 ईयर्स के पेशेंट से लोअर पेशेंट को लग रही है, 60 अबव पेशेंट को नहीं लग रही है। साइनोसाइन एक नई वैक्सीन आई है जिसकी ट्रायल भी हो चुकी है और वो मार्केट में इंशाल्लाह गवर्नमेंट ने इनसे MOU साइन कर लिया है और वो डोजेज भी आ जाएंगे। उस वैक्सीन की सबसे अच्छी बात ये है कि वो मोर देन 60 ईयर्स के पेशेंट को लग सकती है। ठीक है। तो कोविड हो गया है तब भी वैक्सीन लगवानी है, मोर देन 60 ईयर्स के ऊपर है तो साइनोसिन बायो वैक्सीन है वो भी आ गई है, वो भी लगेंगी और 60 ईयर्स से अबव लगेंगी। लेकिन पहले हेल्थ केयर वर्कर्स, फिर फ्रंट लाइन वर्कर्स, फिर पुलिस है, आर्मी है, इनके साथ आगे आगे जाते हुए फिर आवाम और पब्लिक पे आएगा, जो पब्लिक जिस तरह काम कर रही है। ओके सर, यहाँ फिर अगेन एक क्वेश्चन है कि एक डोज लग गया आपको, ठीक है, उसके कितने दिनों के बाद बूस्टर डोज लगता है? 21 डेज बाद। 21 डेज के बाद। और ये आपने बताया कि हर वैक्सीन का अपना अलग अलग है या हर वैक्सीन के अंदर आपने बूस्टर लगवाना है? नहीं, अगर जैसे लास्ट अभी फ्लू की वैक्सीन जब आती है तो फ्लू की वैक्सीन जब आती है फर्स्ट दफ़ा जब लगाते हैं तो फर्स्ट वैक्सीन आपने लगाई फर्स्ट डोज, उसके 1 महीने बाद दूसरी डोज लगानी। ठीक है। कोविड में भी यही है कि फर्स्ट डोज लगाई पहली दफ़ा, तो दूसरी डोज 21 डेज बाद लगानी। ठीक है। ओके। इसके बाद नया रूल जब आएगा नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट 3 इयर्स बाद तो पता चलेगा कि 1 डोज लगानी है या 2 डोज लगानी है। ओके, आप कह रहे हैं कि ये आपने एक डोज लगाया, उसके बाद बूस्टर डोज लगाने के बाद आपको 3 साल तक आप जो है सेव है, इम्यूनिटी इनकी बरकरार रहती है। ओके, तो ये सिर्फ किताबी बातें हैं या ये देखिए कुछ फलक अभी प्रैक्टिकल भी देखिए है? अभी फलक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि फ्लू या इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन आते हुए बहुत साल हो गए और एक बहुत पुरानी वैक्सीन है, उसी को कॉपी करके बनाया गया है। कहते हैं
देखो अभी तक उनको 3 साल नहीं हुआ है, मैंने कहा ना 1 साल भी नहीं हुआ है। जब तक 1 साल हो ना, दोबारा कोविड हुआ नहीं हुआ, उनकी एंटीबॉडीज़ बनेंगी नहीं बनेंगी, दोबारा अफेक्ट हुआ नहीं हुआ, सिम्टम्स हुए नहीं हुए, ये सारी चीज़ें अभी क्वेश्चन मार्क है। क्यों ये चीज़ अभी लास्ट ईयर कोविड 19 के एंड में आई है, 20 गुजरा है, 21 में अभी वैक्सीन लगना शुरू हुई हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। 22 में क्या होता है, 23 में क्या होता है, स्टिल ऑल इज क्वेश्चन मार्क। Okay, everything is question mark, so we can't give an answer. It's too early to give an answer about the questions. तो जाहिर सी बात है डॉक्टर साहब, ये बहुत मुश्किल है कि अभी हम लोग जो है कोई भी हतमी बात कर लें या कोई हतमी फैसला कर लें या बता दें कि बस आपने वैक्सीन लगा ली तो आप सेव हो जाएंगे और बस एक बार लगा दी, क्योंकि बहुत सारे सवालात टीवी प्रोग्राम से मुझसे भी हो रहे होते हैं कि क्या एक बार वैक्सीन लगवा ली तो क्या आप लास्ट अगर आप WHO की स्लाइड्स में देखें तो उसमें यही था कि वैक्सीन के साथ SOPs का ध्यान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वैक्सीन डजंट प्रोवाइड 100% इम्यूनिटी, वैक्सीन प्रोवाइड ओनली 60% इम्यूनिटी, तो 40% स्टिल आपको नहीं पता। वायरल लोड पर डॉक्टर साहब थोड़ा कम हो जाएगा ना, आपने प्रोटीन लगवा लिया, आपने अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करवा लिया, थोड़ा सा आपकी जो कुव्वत मुदाफ़ियत है थोड़ी सी अप कर ली, तो आप फिर भी वायरल लोड जो है वो कम हो जाएगा और आपके ख़िलाफ़ जब मतलब वायरस आपके ऊपर अटैक करेगा भी तो उस सिवियरिटी के साथ नहीं करेगा जिस सिवियरिटी के साथ एक्चुअल में करता है। डॉक्टर साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है, क्या लास्ट मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? देखिए लास्ट मैसेज तो यही है कि आपकी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि SOPs के साथ इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और 6 चीज़ें, एक तो सनलाइट, एक्सरसाइज, अच्छी स्लीप, अच्छे ग़िज़ा और आपकी अच्छा एटमॉस्फेयर में रहना और खुश रहना सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कोविड ने इंसान को डिप्रेस किया हुआ है और मैं कहता हूँ कि इंसान डिप्रेशन में ही अगर हंसते खेलते उस वक्त गुजार ले तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगी इंशाल्लाह। बिल्कुल सही आपने बात की कि डिप्रेशन जो होता है वो सबसे बड़ा किलर है। लाइक आप बीमार नहीं भी होते फिर भी आप जो है अपने आप को बीमार महसूस कर रहे होते हैं और जब हैप्पी होते हैं, ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, खुश रहा करें। ये मेडिकल साइंस भी कहती है कि जब आप खुश होते हैं तो आपके हार्मोन्स रिलीज होते हैं, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से आपकी सेहत पर जो है वो पॉजिटिव इफ़ेक्ट होता है। और जब आप परेशान होते हैं तो आपकी सेहत पर जो है नेगेटिव इफ़ेक्ट हो रहा होता है। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, बहुत अच्छी अच्छी बातें की, बहुत सारी ऐसी मस्ती जो उन्होंने क्लियर कर दी आपको। आई होप सो बहुत सारी बातों से जो है वो मतलब आपकी जो मिसकॉन्सेप्शंस हो गए वो क्लियर हो गए होंगे। इसके साथ अपनी मेज़बान फलक कादिर को इजाज़त दीजिएगा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।